हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स उड़ान। आई एम शाहिद खान एंड विंग्स उड़ान में आपका फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज आपके लिए लेके आए हैं इसका नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें पहली बार ज्वाइन किया है, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। हमारे विंग से उड़ान ऐप पे जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के रिगार्डिंग एक टेस्ट सीरीज आ चुकी है। आप इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर पे जाके विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप इस टेस्ट सीरीज को दे पाएंगे। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेकेपीएससी केस मेंस का जो एग्जाम होने वाला है 2021 का, उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2021 का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी हमारे विंग से उड़ान ऐप पे टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं। आप इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जानकारी लेने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज, बिकॉज एज यू नो के टाइम बहुत कम है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इस टाइम पे, आज के जो एमसीक्यूज हैं हमारे, वो बेस्ड हैं ओपेक पे। यानी ये सिलेबस में दिया हुआ है, ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, तो ओपेक जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है किन कंट्रीज के रिलेटेड, जो पेट्रोल ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट करती हैं। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आज के एमसीक्यूज होंगे और हम इस ऑर्गेनाइजेशन को हर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ओपेक जो है, इसके आज 13 मेंबर्स हैं। देयर आर 13 मेंबर्स इन ओपेक। और सबसे पहले मेंबर्स से शुरू करते हैं हम। ओके, तो हमारे पास है इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया। ओके, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। वेनेजुएला, एंड उसके बाद हमारे पास है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद हमारे पास है कॉन्गो, अल्जीरिया, एंगोला, एंड देन वी हैव एक और कंट्री है, इसको ये है इक्वेटोरियल गिनिया। ओके, इक्वेटोरियल गिनिया। आप गूगल करके इनके स्पेलिंग्स देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहे हो ये स्पेलिंग्स। तो इसके बाद हमारे पास है कुवैत, एंड देन वी हैव लिबिया, वी हैव नाइजीरिया। ओके, तो उसके बाद एक और कंट्री है गैबोन। ओके, तो ये कितनी कंट्रीज होगी, ये होगी हमारे पास 13 कंट्री। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ओके, तो ये 13 कंट्रीज की ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ओपेक के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हेन डिड ओपेक वाज एस्टैब्लिश। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बनाई कब गई ये ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो ओपेक जो है ये एस्टैब्लिश की गई 1960s में। ओके, 1960 में। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1960 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को एस्टैब्लिश किया गया, इसकी स्थापना की गई। ओके, कहाँ पे, बगदाद में। बगदाद कहाँ पे है, इराक में है। इनफैक्ट इराक का कैपिटल है। ओके, तो ये 1960 में एस्टैब्लिश होता है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी ऑप्शन को अगर हम देख लें तो 2001 में क्या होता है, अगर आपको याद होगा, जब हमने डिस्कस किया था ब्रिक्स के रिलेटेड। ओके, तो ब्रिक्स के रिलेटेड हमने ये जाना था कि 2001 में ब्रिक्स की टर्म कॉइन की जाती है। ओके, जिम ओ नाइल जो थे, इन्होंने इसकी टर्म 2001 में कॉइन की। ओके, और जिम ओनाइल कौन थे, चेयरमैन थे गोल्डमैन सेक्स। गोल्डमैन सेक्स क्या था, अमेरिका के इन्वेस्टमेंट बैंक है। ओके, तो उसके चेयरमैन ये थे और उन्होंने ही ब्रिक्स की कॉइन टर्म किया। लेकिन उस टाइम पे ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था। ओके, एस नहीं था। तो अगर 1975 को हम देख लें तो 1975 में क्या होता है कि G6 की स्थापना होती है। G6 ग्रुप। ओके, G6 ग्रुप जो है 1975 में बनता है। लेकिन 1976 में क्या होता है, 1976 में G6 के साथ एक और मेंबर आ जाता है और ये G7 बन जाता है। और वो कौन सा मेंबर होता है, वो होता है कनाडा। ओके, पंजाबी इसको कनाडा बोलते हैं। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज नॉट अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ OPEC।
ओके, सो ओपेक के फाउंडिंग मेंबर्स कौन से नहीं हैं हमें ये बताना है। तो यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए गए हैं। 6 ऑप्शन मैंने इसलिए लिए गए हैं कि ओपेक के सारे फाउंडिंग मेंबर्स यहाँ पे आ जाएं। 6 ऑप्शन देने का यही मकसद है, अदरवाइज मैं 4 ऑप्शन देता तो वो भी सही था, लेकिन 6 ऑप्शन इसीलिए रखे हैं कि आपको फाउंडिंग मेंबर सारे यहाँ पता चल जाएं। तो इनमें से फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे? ईरान था, इराक था, कुवैत था, वेनेजुएला था एंड सऊदी अरेबिया था। ओके, तो बचता कौन है? नाइजेरिया। सो नाइजेरिया वॉज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओपेक। तो नाइजेरिया ने कब ज्वाइन किया? जब फाउंडिंग मेंबर ये नहीं है तो इसका मतलब ये 1960 में नहीं था। ओके, जब ओपेक बना तो ये कब था, ये कब आया, इसने कब ज्वाइन किया? इसने ज्वाइन किया 1971 में ओपेक को। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। How many countries are there in OPEC? As I told you people, there are 13 countries. So option number A is the correct one. There are 13 countries in OPEC. Okay. So 8 countries किसमें है? बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो 8 countries हैं सार्क में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, 1985 में बनाया गया। कैपिटल कहाँ पे? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जकार्ता, इंडोनेशिया, सॉरी ये काठमांडू, काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल, जकार्ता इंडोनेशिया में एशियान के हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, सो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो अब अगर 5 मेंबर्स किसके हैं ये हम देखें तो ये ब्रिक्स के 5 मेंबर्स हैं। क्या क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, और अगर ये ऑप्शन डी देखें तो आप मुझे बताएंगे कि हमने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की है जिसके 7 मेंबर्स हैं। ओके ओके, सो ये आप मुझे बताएंगे, ये आप तक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ओपेक आर लोकेटेड इन। तो ओपेक जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? ओके, अब हमें ये बताना है। तो ओपेक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं वीना में। वीना ऑस्ट्रिया में है। ओके, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जहाँ पे वीना एक जगह है जो इसका कैपिटल है एक्चुअली। तो वहाँ पे ओपेक के हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, ओपेक के हेडक्वार्टर्स हैं। लेकिन पहले क्या हुआ था? पहले ओपेक के हेडक्वार्टर्स 1961 में जो ओपेक का सेक्रेटरीट बना ना, तब इसके हेडक्वार्टर्स रखे गए जेनीवा में। ओके, इसके हेडक्वार्टर्स रखे गए जेनीवा में। जेनीवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ओके, लेकिन बाद में इन्होंने इसके हेडक्वार्टर्स चेंज करके 1965 में क्या कर दिया? 1965 में इन्होंने वियतनाम में इसके हेडक्वार्टर्स बना दिए। सॉरी, वियतनाम में नहीं, वीना में, ऑस्ट्रिया में। ओके, ऑस्ट्रिया वीना में 1965 में इसके हेडक्वार्टर्स बने हैं। लेकिन उससे पहले क्या था? उससे 1961 में इसके हेडक्वार्टर्स जेनीवा में बनाए गए थे। ओके, हेडक्वार्टर्स इन द सेंस कि इसका सेक्रेटरीट होता है। ओके, सो बगदाद में अगर हम देखें तो बगदाद में क्या हुआ? एज आई टोल्ड यू, बगदाद में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई 1960 में ओपेक की। ओके, बगदाद इराक में है। एंड जकार्ता की जहाँ तक बात करें तो एशियान के हेडक्वार्टर्स हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कितने मेंबर्स हैं इसमें? 10 मेंबर्स हैं इसमें। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ ओपेक? ओपेक का एक कंट्री लेटेस्ट मेंबर बना है, वो कौन सा है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, इक्वेटोरियल गिनिया है और कॉन्गो है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है कॉन्गो है। कॉन्गो ने 2018 में सॉरी यहाँ पे 18 दिख नहीं रहा है अच्छे से, 2018 में ज्वाइन किया किसको? ओपेक को। ओके, बाय द वे ये भी मेंबर्स जो हैं वो इसके हैं, ओपेक के ही हैं। ओके, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनिया, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ ओपेक? तो ओपेक बनाई क्यों गई थी? ओके, सो पहला इसका हमारे पास पहला ऑप्शन है टू कोऑर्डिनेट पॉलिसीज अमंग मेंबर्स। ओके, तो बिल्कुल सही था। पॉलिसीज रिगार्डिंग व्हाट? पॉलिसीज रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल। ओके, ऑयल के एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाना, कोऑर्डिनेट करना मेंबर्स के साथ, ये इसका बिल्कुल पर्पस था। टू सिक्योर फेयर ऑयल प्राइसेस, ताकि इनका जो इन कंट्रीज़ में जो तेल निकलता है, जो ऑयल इनके पास है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनके प्राइसेस जो हों वो बिल्कुल जेन्युइन हों, फेयर हों, और जैसा ये चाहते हैं वैसे हों। टू मेंटेन एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑयल टू अदर कंट्रीज़। और क्या किया जाए कि बाकी कंट्रीज़ को जो एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल, इसकी सप्लाई जो है वो स्मूथ रहे, वो एफिशिएंट रहे, उसमें कोई बाधा ना आए, उसमें कोई हिंड्रेंस ना आए। और चौथा हमारे पास है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। और यही जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, ये इसका मेन पर्पस नहीं था। टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी जो ये है, ये यूनाइटेड नेशंस का पर्पस था। ओके, पीस एंड सिक्योरिटी वर्ल्ड में लाई जाए, थर्ड वर्ल्ड वार रोका जाए। ओके, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। दिस इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ ओपेक। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक?
ओके, ओपेक का करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 4 तो थोड़ा मेरे ख्याल से मिसिंग है। नो मिसिंग नहीं है, थोड़ा साथ-साथ लिखा गया है। तो ओके, हमें बताना है कि सेक्रेटरी जनरल ओपेक का जो है ये कहाँ पे ये कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओके, मोहम्मद सिनूसी या फिर साइनूसी बारकिंदो। ओके, आप जैसे भी इसको प्रोनाउंसिएट करें, पर जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो यही हैं, और ये भाई साहब हैं नाइजीरिया से। ओके, ये नाइजीरियन है, तो ये आज के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं। ओके, लिमजोक की बात करें तो एशियान के सेक्रेटरी जनरल हैं। इसाला रुआन की बात करें तो सार्क के सेक्रेटरी जनरल हैं प्रेजेंट। ओके, जिमो नाइल एज आई टोल्ड यू, इन्होंने ब्रिक्स की टर्म को कॉइन किया। ओके, तो इसी के साथ साथ हमारे बाकी 3 ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पे कोई एमसीक्यूज भी रिवाइज हो गए और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक इज इलेक्टेड फॉर डैश डैश ईयर्स, मतलब कि सेक्रेटरी जनरल को इलेक्ट कितने साल के लिए किया जाता है, ये बताना है हमें। तो सेक्रेटरी जनरल जो है ओपेक का, इसको किया जाता है 3 सालों के लिए इलेक्ट। ओके, 3 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक इज इलेक्टेड फॉर 3 ईयर्स। ओके, 3 ईयर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन बाकी चीज़ों अगर हम देखें तो बाकी 3 ऑप्शन में हम क्या रिवाइज कर सकते हैं कि 1 साल के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। आज कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। मेरे नाम से इसलिए मुझे ज़्यादा याद रहता है, अब्दुल्ला शाहिद। ओके, और 9 ईयर्स के लिए किसको इलेक्ट किया जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस होते हैं, कितने जजेस होते हैं? 15 जजेस होते हैं इसमें। ओके, एंड 2 साल के लिए किसको इलेक्ट किया जाता है, ये आप बताएंगे मुझे। ओके, ये यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, ये भी मुझे आप बताएंगे कि 2 साल के लिए कौन इलेक्ट होता है। ओके, तो इससे होता क्या है, जो मैं ये कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज जो मैं आपको करा रहा हूँ, हम इसमें ही इसको कंप्लीट कर सकते थे क्वेश्चन को, लेकिन बाकी 3 ऑप्शंस को ये बताने का मकसद यही है कि आपको पिछला भूले ना। ओके, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की ये आदत है कि हम काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, द लीगल ऑफिस ऑफ ओपेक सेक्रेटरीट इज हेडेड बाय। ओके, तो सेक्रेटरीट में ही, ओपेक के सेक्रेटरीट में ही एक लीगल ऑफिस है। ओके, एक लीगल ऑफिस है जो लीगल एडवाइसेस देता है सेक्रेटरी जनरल को। उसको कौन हेड करता है? तो उसको हेड करता है जनरल लीगल काउंसिल। ओके, जनरल लीगल काउंसिल जो है वो हेड करता है किसको? लीगल ऑफिस ऑफ ओपेक सेक्रेटरीट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ओके, जनरल लीगल काउंसिल इज द हेड ऑफ द लीगल ऑफिस ऑफ ओपेक सेक्रेटरीट। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कंट्री हैज टर्मिनेटेड इट्स मेंबरशिप फ्रॉम ओपेक। अब यहां पे एक और नई बात आ गई कि ओपेक की मेंबरशिप किसने छोड़ दी है, किस कंट्री ने छोड़ दी है ओपेक की मेंबरशिप। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों कंट्री जो हैं, इन्होंने ओपेक की मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया है। मतलब ओपेक के मेंबर्स थे लेकिन अब नहीं है, छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि पहले किसने छोड़ा और बाद में किसने छोड़ा है, ये भी डिस्कस करते हैं। तो इक्वाडोर ने लेटेस्ट, मतलब ये रिसेंटली इन्होंने छोड़ा है 2020 में। ओके, इसके साथ साथ कतर की बात करें तो कतर ने छोड़ा है 2019 में। ओके, और उसके साथ साथ अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया ने छोड़ा है 2016। ओके, तो ये मेंबर्स थे लेकिन इन डेट्स पे इन्होंने टर्मिनेट कर दी मेंबरशिप ओपेक की। ओके, इंडोनेशिया किसका पार्ट है? इंडोनेशिया है पार्ट ऑफ एशियन। दिस इज वन ऑफ द कंट्री इन एशियन। ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, और इंडोनेशिया के रिलेटेड एक और चीज़ फिर से रिवाइज होने वाली है कि इंडोनेशिया में जो जगह जकार्ता है, जकार्ता में क्या है? एशियन के हेडक्वार्टर्स भी हैं। ओके, ओके, यस। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डिड ओपेक वाज एस्टैब्लिश्ड? व्हेन डिड ओपेक फंड वाज एस्टैब्लिश्ड एक्चुअली? ओके, सो ओपेक फंड है, ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के द्वारा एक फंड एस्टैब्लिश की गई है जिसका नाम ओपेक फंड है, और हमें बताना है कि कब एस्टैब्लिश की गई। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, 1976। ओके, सो इन 1976 ओपेक फंड वाज एस्टैब्लिश्ड। ओके, अब ओपेक फंड एस्टैब्लिश करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो ये था कि जो लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं ना,
लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, इनको इकोनॉमिकली एडवांस बनाने के लिए क्या किया जाए, हेल्प की जाए। ओके, इनकी इकोनॉमी को एडवांस करने के लिए या इकोनॉमिकली इन कंट्रीज को एडवांस करने के लिए क्या किया जाए, फंड्स दिए जाएं, हेल्प दी जाए एक टाइप की। ओके, या सो या दिस वाज रिगार्डिंग ओपेक फंड एस्टैब्लिश इन 1976। बाकी तीन ऑप्शंस को देखें तो क्या याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। ब्रिटेन वुड्स 1944, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ओके, यूएसए में, कैलिफोर्निया में, ब्रिटेन वुड्स में। ओके, बनता क्या इसके बाद, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक, दोनों के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में। ओके, या सो 1946 में क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी किसकी, यूएसए की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पहले भी था, ओके, लेकिन यूएसए की नहीं, यूनाइटेड नेशंस की। ओके, यूनाइटेड नेशंस की। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पहले से बना हुआ था, लेकिन स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनती है यूनाइटेड नेशंस की कब, 1946 में। 1995 में अगर आपको पता होगा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है इस दिन। ओके, 1 जनवरी को, इनफैक्ट 1 जन। या तो इस तरह से यहाँ पे हमने और भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। बाय द वे इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो ये था, 1976। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय ओपेक। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं वो किस रिपोर्ट को पब्लिश करती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, एनुअल स्टैटिस्टिकल बुलेटिन, मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट। तो ये तीनों रिपोर्ट जो हैं ये ओपेक के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। ओके, सो आप याद रखें इनको, इन तीनों के नाम याद रखें, क्योंकि हो सकता है रिपोर्ट पूछी जाए। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू ओपेक। ओपेक के रिलेटेड कौन सी कॉन्फ्रेंस है, जो 3 कॉन्फ्रेंसेस के नाम दिए गए हैं, अब हमें बताना है कि ओपेक के रिलेटेड कौन सी कॉन्फ्रेंस है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बगदाद कॉन्फ्रेंस। ओके, बगदाद कॉन्फ्रेंस। एज आई टोल्ड यू पीपल के 1960 में ओपेक बना बगदाद में, इराक में। ओके, बगदाद इराक में ही है, बगदाद इराक में बनता है ओपेक 1960 में। और यहीं पे ये जब बनता है तो एक कॉन्फ्रेंस होती है। ओके, उससे पहले एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको बगदाद कॉन्फ्रेंस नाम रखा जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पे ओपेक से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बगदाद कॉन्फ्रेंस। बाकी के 2 ऑप्शंस को देख लें तो थोड़ा सा रिवाइज हो सकता है कि सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस कब होती है, 1945 में। ओके, सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ है, यूएसए में है। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बनता है। ओके, आज इसमें 193 कंट्री हैं यूनाइटेड नेशंस में, और 193rd कंट्री कौन थी, साउथ सूडान। ओके, ये ऐड हुई थी 2011 में। ओके, तो अगर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड क्या है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम बनाया गया था 1972 में। ओके, 1972 में, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, नायरोबी में है, नायरोबी कीनिया में। ओके, या सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज पार्ट ऑफ ओपेक प्लस कंट्रीज। ओके, तो हमने अभी तक देखा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ओपेक। ओके, लेकिन अब एक और चीज है ओपेक प्लस, ओपेक प्लस। ओके, तो ओपेक प्लस जो है ये क्या है, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, ओपेक के बाहर जो कंट्रीज, ओपेक के बाहर जो कंट्रीज ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं। ओके, क्योंकि दुनिया में सिर्फ ओपेक कंट्री 13 कंट्रीज ही तो नहीं है ना जो ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, बाकी कंट्रीज भी हैं। तो जो बाकी कंट्रीज हैं ओपेक के बाहर आती हैं, ओके, उनको और ओपेक को जोड़ के बोला जाता है ओपेक प्लस। ओके, एक तो ओपेक की कंट्रीज और वो कंट्रीज जो ओपेक ग्रुप में नहीं आती लेकिन वो भी ऑयल एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो इन दोनों को मिला के ओपेक प्लस बनता है। और हमें यहाँ पे बताना है कि ओपेक प्लस का पार्ट कौन सा नहीं है, कौन सी कंट्री ओपेक प्लस का पार्ट नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको बता दूं, बहरीन, साउथ सूडान, ब्रूनेई एंड मलेशिया, ये चारों ओपेक प्लस का पार्ट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई जो है वो हमारे पास करेक्ट वन है। ओके, ऑल आर पार्ट ऑफ ओपेक। ओके, एंड बाय द वे ब्रूनेई, और इससे क्या याद आ रहा है आपको,
ब्रुनेई एंड मलेशिया से। ब्रुनेई एंड मलेशिया से आपको ये याद आ रहा होगा कि ये एशियान के मेंबर्स हैं। ओके, एशियान के मेंबर्स हैं। साउथ सुडान से याद क्या आ रहा है, एज आई टोल्ड यू पीपल के ये 193rd मेंबर बना यूएन का। ओके, असल में होता क्या, ये साउथ सुडान क्या हो गया, साउथ सुडान इसलिए बना कि 2001 में क्या होता है, या सॉरी पहले सुडान था, फिर ये कंट्री में दो हिस्से हो गए, एक साउथ सुडान बन गया, एक सुडान बन गया। तो जो साउथ सुडान था उसने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशंस को। ओके, तो बन गया 193rd मेंबर। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका बाय द वे ऑप्शन जो है वो ई है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन डिड द वीना डिक्लेरेशन वाज साइंड बाय ओपेक कंट्रीज। ओके, तो ओपेक कंट्रीज के द्वारा एक डिक्लेरेशन साइन की गई है। हमें बताना है कि ये डिक्लेरेशन कब साइन की गई है। तो ये डिक्लेरेशन साइन की गई है नवंबर 30 2016। ओके, नवंबर 30 2016। तो इस दिन इस साल में ये डिक्लेरेशन जो है साइन की गई थी। ओके, कहाँ पे साइन की गई थी, वीना ऑस्ट्रिया, इसलिए वीना डिक्लेरेशन। ओके सॉरी, वीना ऑस्ट्रिया। ओके, ऑस्ट्रिया में वीना जो है ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। ओके, सो इस दिन ये डिक्लेरेशन साइन की गई थी। एंड उस टाइम पे क्या था, 171st ओपेक कॉन्फ्रेंस। ओपेक की कॉन्फ्रेंस भी होती है, और यहाँ पे जब ये डिक्लेरेशन साइन हुई तो 171st कॉन्फ्रेंस थी ओपेक की उस टाइम पे। ओके, यस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, और इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 है। लेकिन बाकी के 2-3 ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो हम यहाँ पे क्या रिवाइज कर सकते हैं कि 8 दिसंबर 1985 को बनता है सार्क, अगर एग्जैक्टली डेट हम देखें, और 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया ज्वाइन करता है किसको, यूनाइटेड नेशंस को। ओके, इंडिया ज्वाइन करता है यूनाइटेड नेशंस को। ओके, और इसके साथ साथ या तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट इज ट्रू। ओके, तो थोड़ा सा टिपिकल तरीके से मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, एमसीक्यूज को बना के लेके आया हूँ। मेरा ये करने का बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप थोड़ा फैमिलियर हो जाएं इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स, या फिर इस तरह से जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास के कौन सा स्टेटमेंट, नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले हमें पहला ऑप्शन हमारे पास है, अल्जीयर्स अकॉर्ड paved the way for Vienna Declaration. ओके, सो अल्जीयर्स अकॉर्ड paved the way for Vienna Declaration। तो देखो मैंने आपको बताया कि वीना डिक्लेरेशन कब हुई, 1 सेकेंड, वीना डिक्लेरेशन होती है 30 नवंबर 2016 को। ओके, ये हम बता चुके हैं। लेकिन इसके पहले क्या होता है, इसके पहले होती है सितंबर 2016 में क्या होती है, अल्जीयर्स अकॉर्ड होता है। ओके, अल्जीयर्स अकॉर्ड, ये अल्जीरिया में एक जगह है। ओके, तो वहाँ पे ये अकॉर्ड होता है इस डेट पे। ओके, तो इस अकॉर्ड में ही क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि वीना डिक्लेरेशन साइन की जाएगी। ओके, एंड फिर 30 नवंबर 2016 को वीना डिक्लेरेशन साइन की जाती है ऑस्ट्रिया वीना में। ओके, तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, अल्जीयर्स अकॉर्ड पेव्ड द वे फॉर वीना डिक्लेरेशन, बिल्कुल सही है। ओके, अब दूसरी यहाँ पे ये है कि वीना डिक्लेरेशन इज आल्सो नोन एज डिक्लेरेशन ऑफ कॉपरेशन, तो बिल्कुल सही, वीना डिक्लेरेशन को डिक्लेरेशन ऑफ कॉपरेशन भी कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि वीना डिक्लेरेशन था क्या। तो वीना डिक्लेरेशन एक्चुअली ये था, एक तो हमारे पास ओपेक कंट्रीज थी, और इसके साथ साथ बाकी जो कंट्रीज हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं लेकिन ओपेक का पार्ट नहीं है। ओके, तो ओपेक ने उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का डिसाइड किया कि हम आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, कॉपरेशन को एस्टैब्लिश करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो ये ऑयल एक्सपोर्टिंग नेटवर्क है ये स्मूथ रहेगा और ये एफिशिएंटली काम करेगा। इसलिए वीना डिक्लेरेशन साइन की गई थी। ओके, इसलिए इसको डिक्लेरेशन ऑफ कॉपरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंट्रीज के बीच में एक तरह का कॉपरेशन एस्टैब्लिश करने के लिए बनाई गई थी। ओके, तो दोनों दो ए और बी करेक्ट है। तीसरा हमारे पास है, वीना डिक्लेरेशन वाज साइंड ऑन 171st मीटिंग ऑफ ओपेक कॉन्फ्रेंस, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो तीनों करेक्ट हैं। अब यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो कोड्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको कोड्स दिख रहे होंगे। तो कोड्स में हमें क्या बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है, बोथ
ए, बी एंड सी, तीनों ऑप्शन जो हैं, तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट है। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे हमारे पास, द फर्स्ट ओपेक कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। ओके, सो पहली ओपेक कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? एज आई टोल्ड यू, ओपेक की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? पहली कॉन्फ्रेंस होती है ओपेक की बगदाद में। ओके, जहाँ पे ओपेक की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, और जो 1960 में हुई थी। ओके, तो यहीं पे होती है पहली कॉन्फ्रेंस, किसकी? ओपेक की। ओके, और ये होती है सितंबर 1960 एग्जैक्टली अगर बताया जाए। ओके, अब यहाँ पे कोई एग्जैक्टली कोई डेट नहीं बता सकते सितंबर की, क्योंकि कॉन्फ्रेंस जो होती है ये एक दिन नहीं चलती है, ये 10 दिन होती है। ओके, तो इस तरह से सितंबर ही आप याद रखें, सितंबर 1960। ओके, और लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ यहाँ पे यही देख सकते हैं कि सी ऑप्शन को अगर आप देखें तो रशिया क्या था? रशिया था मेंबर G8 ग्रुप का। ओके, रशिया ने ज्वाइन किया था G7 को 1998 में, और G7 G8 बन गया था। लेकिन रशिया को G7 मेंबर्स ने 2014 यानी 2014 में टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, और G8 फिर से बन गया G7। ओके, रशिया मैंने इसीलिए यहाँ रखा है ताकि मैं आपको ये पिछला रिवाइज करा सकूँ। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वेनेजुएला हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। बिल्कुल सही, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। ओके, सऊदी अरेबिया हैज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। ओके, सऊदी अरेबिया जो है दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ पे है? वेनेजुएला में, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है उसको। ओके, लेकिन सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ओके, अगर रिजर्व्स की बात की जाए तो वेनेजुएला पहले नंबर पे आता है, अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया पहले नंबर पे आता है। एंड थर्ड ऑप्शन, हमारा थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है, इराक इज द टॉप सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल जो है इंडिया को इराक से आता है। ओके, तो यहाँ पे ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी हमारा डिस्कस हो गया। अब हमें बताना है कि करेक्ट कोड्स में से कौन सा कोड है। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँ, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है, सॉरी A B C, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे। ओपेक कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स आर हेल्ड। ओपेक की जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो कब कैसे हेल्ड होती हैं? क्या वो साल में एक बार होती है, साल में 2 बार होती है, 3 बार होती है, या साल में नहीं होती? ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है ट्वाइस इन ईयर। ओके, सो ओपेक कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स जो होती हैं ये साल में 2 बार होती हैं। ओके, आप इसको याद रखें। एंड बाकी अगर आप देख लें तो यूनाइटेड नेशंस की यहाँ पे मीटिंग जो होती हैं वो साल में एक बार ही होती हैं, और वो कब होती हैं? सितंबर में होती हैं। ओके, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक? ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि करंट कौन है, लेकिन अब हम हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हैं डॉक्टर फवाद रूहानी। ओके, डॉक्टर फवाद रूहानी जो हैं ये हैं फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक। ओके, ओपेक के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर फवाद रूहानी, और ये कहाँ से हैं? ये भाई साहब हैं ईरान से। ओके, इसके साथ साथ थोड़ा सा रिकैप कि ट्रिगविला यूनाइटेड नेशंस के पहले सेक्रेटरी जनरल हैं। ओके, पहले सेक्रेटरी जनरल थे। एंड ट्रिगविला जो सेक्रेटरी जनरल होता है यूनाइटेड नेशन का, ये सेक्रेटरीट में होता है। ओके, ये एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूनाइटेड नेशंस का। ओके, एंड इसको 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। ओके, तो इसके साथ अगर बाकी 2 ऑप्शन को हम देख लें तो क्रिस्टीना जॉर्जिना क्या है? IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और डेविड मेल्पस जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं। ओके, प्रेसिडेंट हैं किसके? वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी। ओके, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट नहीं है, वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी के प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी में कितने इंस्टीट्यूशंस आते हैं? 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। एंड आप ये फिर से आज रिवाइज करेंगे कि कौन से 5 इंस्टीट्यूशंस थे। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया ओपेक के बारे में। ओपेक के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया, ओपेक एस्टैब्लिश कब हुआ, ओपेक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ओपेक के फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, ओपेक के प्रेजेंट में मेंबर्स कितने हैं, ओपेक को किन किन मेंबर्स ने छोड़ा है, ओपेक की एक फंड है वो कौन सी है,
ओके। एंड बाकी भी जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे एमसीक्यूज बन सकते थे वो सारे हमने कवर किए हैं। एंड एसएसबी या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी जो हमने नहीं छोड़ा है कोई भी चीज़ को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करें, कमेंट बिल्कुल दिल खोल के किया करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विंग्स उड़ान। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें एंड हम आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। ओके।